वेलकम टू एनलाइटन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। और पिछले लेक्चर में एक बात ये हो गई कि सर वो 22 मिनट का लेक्चर बन गया तो काफ़ी लंबा हो गया होगा। लेकिन फिर मैंने उस 22 मिनट के लेक्चर को काट करके जो इम्पोर्टेंट है, जो आप चाह रहे हैं सर सिर्फ हमें रिवीजन चाहिए, हमें मज़ीद बातें जानने की ज़रूरत नहीं, हम ये चीज़ें जानते हैं, बुनियादी बातें अगर आपको मालूम है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से उसी वीडियो को क्रॉप करके लास्ट में सिर्फ 8 मिनट जो स्पेशली है, मैंने आज उसको भी अपलोड कर दिया। तो आप उसे भी देख सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस का वो कंप्लीट है। उसमें मैंने बताया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ी बहुत आइडियाज़ उसमें प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन हर एक उस गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम इंडिविजुअली डिस्कस भी करेंगे। बात हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है सर डबल फर्टिलाइजेशन। इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है, ये चेहरा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सर इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा मैंने पॉलन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट भी कहा था। क्या कहा था सर? मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट अगर मैंने पॉलन ग्रेन को कहा, इसका मतलब ये है सर कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट पाया जाएगा। तो सर ये पॉलन ग्रेन जिसे आप मेल गैमिटोफाइट कह रहे हैं या फिर इसे आप माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, इसके अंदर जो मेल गैमेट डेवलप हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो हमने कहा कि सर सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और इसका शेप स्फेरिकल होता है। इज इट क्लियर? तो स्फेरिकल शेप और डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर। मैंने कहा ये एक आउटर लेयर होता है सर, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर। इस आउटर लेयर के बारे में अगर बात की जाए सर, इसका नाम क्या है? तो इस आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। सर इस आउटर लेयर के बारे में और बताइए, ये कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस? तो बात करेंगे सर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा कि सर ये बना हुआ किस चीज का होता है? तो सर कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किस चीज से बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। मैंने कहा कि सर स्पोरोपोलेनिन क्या है सर? ये हार्डेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों बोलते हैं सर इसको ऐसा? क्योंकि इसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम के बारे में अभी तक पता नहीं है। ये तो है कि सर इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ऐसा क्या कि पाया ही नहीं जाता? अगर पाया भी जाता है नेचर में, अगर एग्जिस्ट भी करता है तो अभी पता नहीं है, इसीलिए इसको नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। हमने कहा कि सर डिसकंटिन्यूअस आपने कहा, इसका मतलब कहीं कहीं पर ये एब्सेंट है। यस, देखिए यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर। तो जहाँ पर आउटर लेयर पर ये एक्साइन नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं सर? जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या करता है? हेल्प्स इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। किस काम, किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब को बनाने में मदद करता है। कौन? ये ओके, सॉरी सर, बीच में हमारे शीजू बाबू और राबिया आ गई थी, इसीलिए लेक्चर को होल्ड करना पड़ा। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जर्म पोर के बारे में। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जर्म पोर किस चीज में काम करता है? हमने कहा कि सर जर्म पोर पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी कि सर ये जो इनर लेयर है उसमें कहीं कहीं पर ये आउटर लेयर जो एक्साइन है वो नहीं पाया जाएगा। तो जहां पर ये आउटर लेयर एक्साइन नहीं पाया जाएगा उसे कहते हैं जर्म पोर। तो सर ये इनर लेयर क्या है सर? अब इस इनर लेयर के बारे में समझिए सर। इस इनर लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। इनर लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। अगर इसका कोई नाम पूछे हम बोलेंगे इंटाइन। जबकि आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन।
मतलब ये कि इस पोलन ग्रेन के कितने लेयर हुए? 2, आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। अब आगे कोई पूछे सर ये इनर लेयर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो ये इनर लेयर कंटिन्यूअस होता है। सर आउटर लेयर बना हुआ था स्पोरोपोलेनिन का, इनर लेयर किस चीज का बना हुआ है? तो इसमें बोलेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। क्लियर? सर ये बात हो गई किसके बारे में? पोलन ग्रेन के बारे में। अब अगली बात करते हैं सर, डायमीटर बता दिया हमने आपको और शेप बता दिया, आपने लिख भी लिया होगा। अब बात करते हैं सर इसमें दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक ये सेल है और ये वाला है। जो बड़ा सेल है उस बड़े सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं सर? वेजिटेटिव सेल। और जो ये छोटा वाला सेल है इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। कोई डाउट? तो एक को हमने कहा वेजिटेटिव सेल और दूसरे को क्या कहा? जेनरेटिव सेल। अब अगर कोई पूछे सर वेजिटेटिव सेल क्या होगा, ये आगे चल करके डीजेनरेट हो जाता है। ये आगे चल के क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। क्लियर? और ये आगे चल के क्या करेगा सर? ये माइटोसिस करेगा। जब ये माइटोसिस करेगा तो ये दो सेल्स बनाएगा, यानी कि ये दो मेल गेमेट बनाएगा। कितने मेल गेमेट बनाएंगे सर? दो मेल गेमेट बनाएगा। यानी कि मेल गेमेट किससे बनेंगे सर? तो मेल गेमेट बनेंगे जेनरेटिव सेल से। मेल गेमेट किससे बनेंगे? जेनरेटिव सेल से। और आगे चल करके डीजेनरेट कौन हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल। और एक और बात याद रखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, ये इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा होता है सर? इर्रेगुलर शेप। जबकि इस जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप। इज इट क्लियर? अब मैंने कहा कि ये छोटा सेल है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा ये कैसा होगा? तो इसका साइटोप्लाज्म याद रखेंगे कि वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होगा। साइटोप्लाज्म इसका सॉरी ये जेनरेटिव सेल जो छोटा है इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा। साइटोप्लाज्म डेंस होगा। और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा होगा। तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या है? अबंडेंट है। अबंडेंट। अबंडेंट यानी कि सर साइटोप्लाज्म अगर अबंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर वो जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी अबंडेंट है। जबकि ये जनरेटिव सेल छोटा है और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। इज इट क्लियर? नोट कीजिए जी सर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेल गैमेट कैसे बनता है? तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होगा तो वही जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाया। मतलब ये सर कि पोलन ग्रेन डिवाइड करता है। जनरली पोलन ग्रेन दो कंडीशन में शेड होता है। ओवर देन यानी कि 60% या उससे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पोलन ग्रेन शेड होता है, तो पोलन ग्रेन शेड होता है टू शेल्ड स्टेज पर। पोलन ग्रेन इज शेड एट टू सेल्ड स्टेज। जब हम बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पर शेड हो रहा है, मतलब उसमें कौन कौन से सेल हैं? तो एक उसमें जो सेल होगा वो होगा वेजिटेटिव सेल। क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। और दूसरा क्या होगा सर? जेनरेटिव सेल। दूसरा जेनरेटिव सेल। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन अबाउट लगभग 40% या उससे कम के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें पोलन ग्रेन जो शेड होता है, तो हम बोलेंगे कि पोलन ग्रेन इज शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। कितने सेल्ड स्टेज पर शेड होता है? 3 सेल्ड स्टेज पर। तो सर यहाँ पर 2 सेल्ड, यहाँ पे 3 सेल्ड, मतलब मैंने कहा कि इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन उड़ेगा और उड़ने के बाद किसी चीज के जरिए यानी कि पोलिनेटिंग एजेंट के जरिए ये कहां पर आएगा सर? स्टिग्मा के ऊपर। हम ये कहते हैं सर कि मान लीजिए कि ये अगर एंथर है तो एंथर का डिहाइसेंस होगा
और इसमें से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। मैंने कहा कि इस एंथर में से पोलन ग्रेन निकल करके कहां आया, तो प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिग्मा पर। ट्रांसफर ऑफ एंथर, सुनिएंगे ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ, फिर मैंने एंथर का, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये किसके थ्रू होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होगा। मैंने कहा पॉलिनेटिंग एजेंट इसको लेकर के जा रहा है, कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर लेके गया, पॉलिनेशन हुआ। अब क्या है, 60% या उससे अधिक जो एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज होते हैं, तो उसमें ये 2 सेल्ड स्टेज में पाया गया। अब जाकर के इसमें माइटोसिस होगा तो मेल गेमेट बनेगा, यानी कि इनमें आफ्टर पॉलिनेशन ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के मेल गेमेट बनाएगा। इज इट क्लियर? अब मेल गेमेट मैंने ये कहा कि अगर पोलन ग्रेन हैप्लॉइड और माइटोसिस हुआ तो ये दोनों मेल गेमेट भी हैप्लॉइड। क्लियर? अब मैंने कहा कि बाकी के जो 40% होंगे उसमें पॉलिनेशन से पहले ही 3 सेल बन जाएंगे। वो क्या होंगे सर, एक होगा अपना वेजिटेटिव सेल, एक होगा अपना वेजिटेटिव सेल, बाकी जो दोनों होंगे ये दोनों मेल गेमेट होंगे। और वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड होता है, मेल गेमेट भी हैप्लॉइड होता है और जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड होता है। प्लॉइड याद रखेंगे। क्यों सर, ये जो पोलन ग्रेन बना ये पोलन मदर सेल से बना था, और पोलन मदर सेल डिप्लॉयड, और किसी भी डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस हो गया तो मियोसिस होने के बाद उसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। मैंने कहा कि सर ये पोलन मदर सेल को आप क्या कहेंगे, तो पोलन मदर सेल को हम लोग कहेंगे मियोसाइट। क्या कहेंगे, मियोसाइट। यानी कि पोलन मदर सेल मियोसाइट है, इसमें मियोसिस हुआ, क्या बन गया, पोलन ग्रेन। नहीं समझ में आई बात? क्लियर? तो यहां तक बातें समझ में आई। अब हमने कहा कि पॉलिनेशन अगर हो गया तो अब यहां पर क्या होगा सर, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले पोलन ग्रेन और पिस्टिल में आपस में बातचीत होती है। क्या बात करता है, पोलन ग्रेन बोलता है बहुत दूर से आया हूं और आया नहीं हूं, लाया गया हूं, आपकी स्टिग्मा पे बैठूं, तो बोलेगा बैठ जा। बैठने के बाद बोलेगा जर्मिनेट हो लूं, तो बोलेगा रुक थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि तू मेरा ही स्पीसीज है कि किसी और का स्पीसीज है। इन दोनों में बातचीत होगी, यानी कि सर केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल डायलॉग चलेगा, जिसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा तो इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये चाहे तो दूसरे पोलन ग्रेन को भी अवॉइड कर सकता है इसके ऊपर जर्मिनेट करने से। और जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए भी ये स्टिग्मा चाहे तो अपने स्पीसीज की पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोक सकता है। मतलब इस पिस्टिल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि चाहे तो खुद के स्पीसीज को या तो दूसरे स्पीसीज को भी जर्मिनेट होने से रोक सकता है, यानी कि इसके अंदर खुद की सलाहियत है। इसी को कहते हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनके स्टिग्मा के अंदर एक कैपेबिलिटी पाई जाती है जिसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में भी इंक्लूड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। व्हाट इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी? मैंने कहा कि द कैपेबिलिटी ऑफ पिस्टिल, capability of pistil to recognize that either that pollen grain is its own species or the different, ये खुद से रिकॉग्नाइज कर सकता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है सर, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं किसी भी प्लांट के अंदर वो कैपेबिलिटी जिसके जरिया वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करे। इज इट क्लियर? अब आते हैं सर डबल फर्टिलाइजेशन, अपना मेन टॉपिक, इसलिए कि बहुत सारी हम लोग इधर उधर की बात कर लिए। क्लियर? अब समझिएगा कि सर इसे क्या कहते हैं। सर ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रायो सैक डेवलप हो रहा, और मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें कुछ चीजें समझेंगे। सर ये जो आउटर दोनों लेयर है इन दोनों को कहते हैं एंटीगुमेंट। क्या बोलते हैं, एंटीगुमेंट। और याद रहे एंटीगुमेंट डिप्लॉयड होता है। क्लियर? मैंने कहा कि सर इसके अंदर जब आप शुरुआत से इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, कि सर एम्ब्रायो सेक के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता है और वो न्यूक्लियस
3 बार माइटोसिस करता है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। तो जब 3 बार माइटोसिस करेगा तो पहले माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे सर? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो हो जाएंगे सर 8। और ये कैसे बना था सर? तो मेगा स्पोर मदर सेल अगर मान ले जो कि डिप्लॉयड था, तो इसमें हुआ था मियोसिस। मियोसिस यानी कि कितना मियोसिस सर? एक मियोसिस। कितने माइटोसिस सर? 3 माइटोसिस। एक मियोसिस 3 माइटोसिस होते हैं, तब जाकर के एक मैच्योर एम्ब्रायो से डेवलप होता है। इज इट क्लियर? अब हमने कहा सर 8 न्यूक्लियस बन गए, तो देखा जाए 8 न्यूक्लियस है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए। अब इस एंड को कहते हैं चैलेजा। ये कौन सा पोल हो गया सर? चैलेजा। और ये ओपनिंग जहां पर इंटीगुमेंट एब्सेंट है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं सर? माइक्रोपाइल। और भी लेबलिंग है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इस ओव्यूल को हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं सर? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। होता यूं है कि एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जब 180 डिग्री रोटेट करता है तो एनाट्रोपस ओव्यूल बनता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात बता दें, माइक्रोपाइल, हाइलम और चैलेजा तीनों एक ही एक्सिस पे पाए जाएंगे। जब तीनों एक एक्सिस पे पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। मैं बताऊंगा, अगला एक लेक्चर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। मैंने कहा सर इसे क्या बोलते हैं? तो चैलेजल पोल पर जो 3 सेल्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितना? 3। और जो बीच में ये मैंने मार्क किया ब्लैक से बनाया, ये 3 जो बीच में जो सेल्स बने हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या है सर? ये सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल होता है एक। और जो ब्लू से बना हुआ है इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल होते हैं 2। और ये जो है सर एग सेल। क्या है? एग सेल। ठीक। और एग सेल को हम लोग नंबर अगर पूछा जाए तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हुए? 2 1 3, 1 4 और 3 7। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? तो नंबर ऑफ सेल हो गए 7। यानी कि हम यूं कह सकते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज तैयार हुआ। ये एक मैच्योर एम्ब्रायो की हम बात कर लिए। नाउ कम टू डबल फर्टिलाइजेशन। इसको उड़ाते हैं सर। अब देखिएगा, अब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो, वो जरूरी है कि इसके अंदर पोलन ट्यूब आए। पोलन ट्यूब चैलेजा की तरफ से भी आ सकता है, पोलन ट्यूब एंटीगुमेंट की तरफ से भी आ सकता है, और पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से भी आ सकता है। पोलन ट्यूब इन 3 अलग अलग तरीकों से ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकता है। अगर चैलेजा की तरफ से एंटर करेगा तो उसे कहते हैं चैलेजोगेमी। क्या बोलते हैं? चैलेजोगेमी। अगर एंटीगुमेंट की तरफ से एंटर करेगा तो उसे कहते हैं मीजोगेमी। क्या कहेंगे सर? मीजोगेमी। और माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करेगा तो उसी को कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहेंगे सर? पोरोगेमी। और जितने भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उन सब में पोलन ट्यूब एंटर करता है पोरोगेमिक वे में। अब यहां पर सामने की तरफ 2 मेल गैमीट है। कितने मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट है। इतना आप नोट कीजिए कायदे से एकदम। हो गया। छोटा करते करते सर ये भी लेक्चर बन ही गया। 15 मिनट और 4 15 19 मिनट का लगभग बन गया। मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, लेकिन हो नहीं पाएगा। खैर, जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि सर यहाँ पे स्किप करना चाहिए आप स्किप कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने कहा कि सर चैलेजोगेमी, मीजोगेमी एंड पोरोगेमी। तो हमने कहा टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पोलन ग्रेन एंटर करता है पोरोगेमी टाइप होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर 2 मेल गैमीट है। कितने मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट। ये एक मेल गैमीट है जो कि हैप्लॉइड होता है। फिर दूसरा एक मेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड, मेल गैमीट।
वो भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब हमने पोरोगेमी वे में जब एंटर किया तो इन दोनों को हम बाकी हटाते हैं सर, क्योंकि सर ये दोनों आप बता रहे कि टिपिकल नहीं है। जब ये दोनों टिपिकल नहीं तो अभी फिलहाल इन दोनों को रहने दीजिए सर। तो हम लोग स्टडी करते हैं पोरोगेमी को, इसको भी अब हटाते हैं। अब यहाँ से सिर्फ पोलन ट्यूब को देखिए, पोलन ट्यूब एंटर करेगा तो कहाँ से, इधर से या इधर से। तो हमने कहा कि पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करते हैं ये ग्रीन स्ट्रक्चर। इस ग्रीन स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus, क्लियर? अभी ग्रीन स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म apparatus है सर। जिस सिनर्जिड सेल का फिलीफॉर्म apparatus डीजनरेट हो जाएगा वहां से पोलन ट्यूब आसानी से चला जाएगा। अब मैंने कहा कि सेल डीजनरेट हो गया, यानी कि उस ये न्यूक्लियस चला गया, ये फिलीफॉर्म apparatus चला गया, तो उस सिनर्जिड सेल में ये दोनों मेल गेमेट रिलीज हो जाएंगे। जब ये मेल गेमेट रिलीज हो गया और ये न्यूक्लियस रहा नहीं, डीजनरेट हो गया, इसका मतलब इस न्यूक्लियस से ये फ्यूज नहीं होगा। अब हमने कहा कि ये न्यूक्लियस यानी कि ये एक मेल गेमेट, ये एक मेल गेमेट जा करके एक फ्यूज करते हैं सर एग सेल के साथ। ठीक है, हमने कहा कि मेल गेमेट जो फ्यूज होगा, मेल गेमेट वो फ्यूज होगा एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। किसके? एग सेल के साथ, क्लियर? और एग सेल के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, या फिर उसी को कह देते हैं जेनरेटिव सेल। एक्चुअली जो भी जेनरेशन आगे बढ़ा या फिर जो भी न्यूक्लियस जाइगोट बनाता है उसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं? जेनरेटिव। ठीक है, या फिर प्राइमरी न्यूक्लियस भी उसको कह सकते हैं। हमने कहा कि मेल गेमेट और ये एग सेल यानी कि फीमेल गेमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यानी कि गेमेट के फ्यूजन को कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं सर? सिनगेमी। और सिनगेमी भी एक टाइप का फर्टिलाइजेशन है। मतलब ये कि हर सिनगेमी फर्टिलाइजेशन अलग होगा, हर सिनगेमी फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन सारे फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी हम नहीं कह सकते। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा सर सिनगेमी हुआ, यानी कि सिन मतलब फ्यूजन, गेमी मतलब गैमेट, गैमेट का फ्यूजन हुआ तो यहां पे बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। और ये जाइगोट क्या हो जाएगा? 2n। क्यों सर? क्योंकि ये मेल गेमेट n और ये एग सेल n दोनों हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जाइगोट। मैंने कहा सर एक और मेल गेमेट बचा, दो मेल गेमेट थे ना, तो एक जाकर के इसके साथ फ्यूज कर दिया। अब दूसरा जो मेल गेमेट है वो एंटर करता है सेंट्रल सेल में। कहां पर? सेंट्रल सेल में। और सेंट्रल सेल में क्या है सर? तो सेंट्रल सेल के अंदर वो जो दो न्यूक्लियस है यानी कि n प्लस n, ये जो दो न्यूक्लियस है इनको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। या फिर इन्हीं को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस मेल गैमेट ये दोनों जुड़ करके n प्लस n 2n बना लेते हैं। और ये 2n और ये n फ्यूज होंगे यानी कि सेंट्रल सेल के इस न्यूक्लियस के साथ। और याद रहे इन दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि ये पोल के पास से मूव करके आते हैं ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। तो हमने कहा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई से जब ये फ्यूज करेंगे, कौन? ये मेल गेमेट। तो मैंने कहा ये मेल गेमेट जब फ्यूज कर रहा है तो सर ये भी तो एक फर्टिलाइजेशन ही हुआ ना। यस सर, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये बताइए इस फर्टिलाइजेशन के दौरान टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं? ये एक, ये दो और ये एक, तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं ना। इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कह देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि ट्रिपल फ्यूजन भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी भी एक टाइप का फर्टिलाइजेशन। जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो n और 2n यानी कि n प्लस n यहाँ क्या बन गया सर? 3n। और 3n क्या बनता है यहाँ सर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर जाएगा उसे कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इज इट क्लियर? अब सुनिएगा बात को। मैंने कहा कि सर ये मेल गेमेट और ये सेंट्रल सेल फ्यूज हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। यानी कि सर ट्रिपल फ्यूजन भी एक फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी भी एक फर्टिलाइजेशन। कितने बार फर्टिलाइजेशन? 2 बार। इसीलिए क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर?
कोई डाउट नहीं बचा होगा। हमने कहा कि सर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर यूं कह लीजिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और जाइगोट ये किसके प्रोडक्ट है? तो मैंने कहा कि ये फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो क्या क्या बनेगा? तो जाइगोट भी बनेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बनेगा। आई बात समझ में? प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछी जाती है तो याद रखेंगे 3n। कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे सर। और बहुत जल्द क्विज वगैरह शुरू कर चुके हैं और एक सीक्वेंस में क्विज भी शुरू हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और मज़ीद बातें इंशाल्लाह हम लोग करते ही हैं, आगे भी करेंगे, जो ज़रूरत की हमारी बातें होंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।